Hello my dear students, today we are going to start hydrogen and its compound part 5। हाइड्रोजन टॉपिक का हम लोग पार्ट 5 आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे अब तक मैं आपको 4 पार्ट जो हैं पीछे प्रीवियसली दे चुका हूँ, अच्छे तरीके से आपने स्टडी कर ली होगी होपफुली। तो अभी मैं आपको पार्ट 5 में बताने वाला हूँ हाइड्रोजन की कुछ बेसिकली कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, जिसमें हम लोग हैवी वाटर H2O2 की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग का टॉपिक जो है ये लास्ट वीडियो है इस टॉपिक का, और ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा इस वीडियो के बाद में। तो आप अच्छे तरीके से पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, और रिवाइज करने के बाद नोट्स को फिर देख लीजिए कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, जो कि हमेशा याद रखने चाहिए, तो आप उनको अगेन एंड अगेन रिवाइज करो और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो ठीक है, फिर सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से भी माइंड में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक कंपाउंड हैवी वाटर। ठीक है, हैवी वाटर की बात कर रहा हूँ मैं, D2O। कैसे हम लोग D2O को ऑब्टेन करते हैं, सबसे पहली चीज़ है इसके प्रिपरेशन मेथड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रिपरेशन मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस तरीके से हम लोग को ये मिलता है वो समझना है, किस तरीके से हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं, लैब में प्रिपेयर करते हैं, इंडस्ट्री लेवल पे, वो सारी चीज़ें समझनी है। तो फर्स्ट मेथड जो हम लोगों का है भाई, एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। बहुत ज़्यादा हाईली, मतलब वाटर का बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं तब जाके हम लोग को D2O मिलता है। तो हम कैसे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और कितने वाटर का करते हैं वो सारी चीज़ें भी इसमें पढ़ने वाले हैं, और कितनी बहुत छोटे अमाउंट में आपको ये मिलता है, बहुत ज़्यादा एक हैवी अमाउंट, बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट का आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना रहता है, उसके बाद आपको बहुत छोटे अमाउंट में D2O ऑब्टेन होता है। व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज repeatedly several times then heavy water is obtained। आप कई बार जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर का, अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं तो आपको जाके हैवी वाटर मिलता है। इन नॉर्मली जो वाटर आपका होता है उसमें H2O और D2O दोनों होते हैं। ठीक है, जो आपका नॉर्मल वाटर है। अब नॉर्मल वाटर में D2O का जो परसेंटेज है वो बहुत कम होता है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तब होता क्या है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में आप एनोड और कैथोड की बात करते हो, तो एनोड और कैथोड पे क्या क्या रिएक्शन हो रही है और क्या क्या आपको कौन कौन से आयंस प्रेजेंट मिल रहे हैं वहाँ पे, तो उन आयंस के भी आप पे और उन रिएक्शंस के भी आप पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग को D2O मिल जाएगा और H2O जो है अलग हो जाएगा। ठीक है, एट कैथोड पे अगर मैं बात करूँ, टोटल हम लोग के पास नेट आयन जो हैं वो वाटर में अवेलेबल होते हैं। एक तो हाइड्रोजन H+, OH-, D+ और OD-। आप जानते हो ड्यूटेरियम में जो इसका वेट जो ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली हाइड्रोजन। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिएगा कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, हाइड्रोजन आयन, और आपको मिल रहा है H2 गैस। ठीक है, अब H2 गैस मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ इसी तरीके से D+ ड्यूटेरियम का जो आयन है वो भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके D2 गैस बना रहा है। बट होता क्या है इन दोनों रिएक्शंस में कि कौन सी रिएक्शन जो है अच्छे तरीके से हो जाती है और उसके बाद क्या बच जाता है, समझना। इन बोथ रिएक्शंस ड्यू टू लोअर मास एंड साइज मोबिलिटी ऑफ H+ इज हाई। H+ आयन जो होता है उसकी मोबिलिटी ज़्यादा हाई होती है, एंड देयरफॉर रिडक्शन ऑफ H+ विल अकर एंड D+ विल रिमेन इन सॉल्यूशन। यानी कि आपके जो कैथोड पे H+ हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है वहाँ से, जबकि D+ जो है मतलब ड्यूटेरियम आयन जो होता है वो आपको साइज बड़ा होने की वजह से, हैवी होने की वजह से वो आपके सॉल्यूशन में ही रह जाता है। और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, यहाँ पे आपका एक तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन जो होता है वो O2 और H2O में ब्रेक मतलब हो जाता है, H2O मिलता है आपको वापस से 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में, और ऐसी OD- जो है वो रिमेन सॉल्यूशन में रह जाता है। तो इस तरीके से होता क्या है कि टोटल आपका ऑक्सीजन भी यहाँ से निकल रहा है, ऑक्सीजन गैस भी आपको मिल रही है, यानी कि सॉल्यूशन में आपका देखो
डी प्लस बचा हुआ है और ओ डी माइनस बचा हुआ है। सो फाइनली इन सॉल्यूशन डी प्लस एंड ओ डी माइनस आर रिमेन्स एंड वी ऑब्टेन हैवी वाटर, यानी कि डी प्लस और ओ डी माइनस अगर सोल्यूशन में बचा हुआ है और वो दोनों के दोनों क्या मिलके बना देंगे D2O। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली, अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट, यानी कि बड़े अप्रोक्सीमेटली 29,000 लीटर वाटर इलेक्ट्रोलाइज देन 1 लीटर D2O ऑब्टेन। अगर आप 29,000 समझ रहे हो ना आप, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट का, यानी 29,000 लीटर पानी अगर आप इलेक्ट्रोलाइज करते हो तब जाके आपको सिर्फ 1 लीटर ऑफ D2O ऑब्टेन होता है। और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ऑलमोस्ट ऑल फिजिकल कांस्टेंट जो भी होते हैं आपके ऑफ हैवी वाटर आर हायर देन नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर के कंपैरिजन में सारे के सारे फिजिकल कांस्टेंट यानी कि डेंसिटी वॉल्यूम इन सब की बात कर रहे हैं अपन, वो सारे के सारे जो है हाई रहते हैं। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट H2O का जो है बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि D2O का 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सेकंड कलरलेस, टेस्टलेस, ठीक है, और ये मोबाइल लिक्विड है, यानी कि मोबाइल तो दोनों ही होते हैं। केमिकल रिएक्शंस की अगर बात करते तो ये कंपैरिजन बनाया हुआ है, यहाँ पे एक हम लोगों ने क्या किया है, कंपैरिजन बनाया हुआ है। बेसिकली इस कंपैरिजन को समझना बहुत अच्छे तरीके से। H2O एक तरफ है आपका, ठीक है, और एक तरफ आपका D2O है। अगर H2O के रिएक्शन करवाते हैं तब आपको क्या मिल रहा है, और D2O के रिएक्शन करवा रहे हैं तब आपको क्या मिल रहा है, दोनों के फाइनल रिजल्ट यहाँ लिखे हुए हैं। अगर आप Na2H2O के साथ रिएक्ट करवा देते तो आपको NaOH मिल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, जबकि यहाँ पे D2O के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो NaOD मिल रहा है सेम, यानी कि हाइड्रोजन की जगह पे ओनली ड्यूटेरियम आयन जो है वो रिप्लेस हो रहा है। बस बहुत सिंपल सी बात है, यानी कि H की जगह पे आप देख रहे हो यहाँ पे H है जबकि यहाँ पे D है। बस यही सिंपल सी छोटी सी चीज़ है जो एक डिफरेंस क्रिएट कर रही है यहाँ पे, बाकी कुछ भी ऐसा नया नहीं है। सारे के सारे रिएक्शन आप देख ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ D2O। दोनों का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आपको कैथोड पे H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस मिलती है और एनोड पे ऑक्सीजन गैस मिलती है, जबकि यहाँ कैथोड पे आपको D2 गैस और एनोड पे सेम ऑक्सीजन गैस मिलती है। अब बात कर रहे हैं इनके यूज़ एप्लीकेशन की। आपको बता देते हैं, यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज मॉडरेट इट डिक्रीज द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, क्या करता है यहाँ पे ये जो है आपको जो रिएक्शन होती है उन रिएक्शंस को थोड़ा सा स्लो करने के काम आता है, रिएक्शंस को कंट्रोल मॉडरेट करने के काम आता है। और सेकंड है जो एज अ ट्रेसर कंपाउंड इन ऑर्गेनिक रिडक्शन, यानी कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस जितने भी होते हैं उन सभी में ट्रेसर का काम भी ये करता है। ट्रेसर का मतलब वो रिएक्शन पूरी हो रही है नहीं हो रही है, क्या है रिएक्शन का स्टेटस, वो भी होता है। सेकंड अपना अगला जो कंपाउंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। इसकी सबसे पहले प्रिपरेशन की बात करेंगे। ठीक, H2O2 हम लोग ऑक्सीजन फैमिली में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो आपको मैं अगेन एक बार बता रहा हूँ। मॉक्स प्रोसेस होता है, उसके थ्रू आप इसको फॉर्मेट करते हैं किस तरीके से। Na2O2 आपको लेना है और आपको सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा देना है इसको, तो आपको मिलेगा Na2O2 प्लस में H2O2, यानी कि डायरेक्टली आपको मॉक्स जो प्रोसेस है उसके थ्रू हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल रहा है। सेकेंड आपका यहाँ पे फॉर्म हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड, ये रिएक्शन भी ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड यानी कि BaO2.8H2O को जब आप फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो आपको BaSO4 प्लस में H2O2 एक्वस प्लस H2O लिक्विड मिल रहा है, यानी कि आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाना है। दो आपके पास मेथड ऑलरेडी मिल गए हैं। थर्ड की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4। अगर आपने H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस किया तो आपको फिर से H2O2 मिलेगा। किस तरीके से समझना है यहाँ पे, ये रिएक्शन है। व्हेन H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है, इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम with high current of density using ग्रेफाइट और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। आपको क्या करना है, बस कुछ भी नहीं, ग्रेफाइट और प्लेटिनम के दो इलेक्ट्रोड लेने हैं, उनकी प्रेजेंस में, ठीक है ना,
उनको लेके जब आप इलेक्ट्रोलाइज करते हो H2SO4 का, तो आपको H2S2O8 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलता है, यानी कि परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। H2S2O8 नाम याद रखना, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपको मिलता है। ठीक है, बाकी सेकेंड फिर आप H2S2O8 जो है परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड आपका H2O के साथ रिएक्ट करके H2SO4 अगेन बना देता है और आपका साथ में H2O2 भी बनता है, यानी कि 2 रिएक्शन से ये वाली जो फॉर्मेशन है H2O2 की वो कंप्लीट हो रही है। ठीक है, दोनों रिएक्शंस में कुछ भी ऐसा नहीं है स्पेशली, बस सेकेंड स्टेप डायरेक्टली भी लिख सकते इसको। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो सिंपल सी कलरलेस लिक्विड विद ब्लूइश टिंज। ठीक है, ड्यू टू हायर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर अगर बात करते हैं तो ये H2O2, D2O और H2O, यानी कि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर D2O का, फिर उसके बाद H2O का। तीसरा है 30% सोल्यूशन ऑफ H2SO4। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिड्रोल। ठीक है, परहाइड्रोल, सॉरी, इसको बोलते हैं हम लोग परहाइड्रोल। जो हम लोग का सॉल्यूशन होता है H2SO4 का 30%, इसको हम लोग बोलते हैं परहाइड्रोल। अब बात करता हूँ मैं स्ट्रक्चर की। ठीक है, H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से वेरी करता है, क्या बॉन्ड एंगल होता है, किस तरीके के बॉन्ड होते हैं, उनकी बात करें, वो छोटी सी चीज़ें समझना। ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बोथ इन गैसियस एंड सॉलिड स्टेट। आपको मैं फर्स्ट बता रहा हूँ वेपर फेज का जो है, ठीक है, गैसियस यानी कि वेपर फेज का स्ट्रक्चर बना हुआ है सामने आपके। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंपल सा एक हाइड्रोजन है आपका ये, और एक हाइड्रोजन ये है, और इस तरीके से यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है सिंपल। ठीक है, दोनों के दोनों ऑक्सीजन है, अलाइनमेंट एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, यानी कि HOOH, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड भी यहाँ पे होता है। ठीक है, डाईहेड्रल एंगल जो है अगर इसकी बात करें अभी यहाँ पे ये जो है ये आपका 115 डिग्री होता है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और आपका इन सॉलिड स्टेट अगर मैं बात करूँ तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो है ऑक्सीजन का यहाँ पे sp3, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो -1 होता है, और बॉन्ड एंगल जो यहाँ पे 90 होता है, जबकि डाईहेड्रल ये रहता है ना वहाँ पे, तो वहाँ एंगल जो है 115 डिग्री रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड theoretically ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होती है वो थ्योरेटिकली अगर हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो लॉन पेयर होता है उसका रिपल्सन है उसकी वजह से। ठीक है, छोटी सी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। एक इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ इसकी, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 जो है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। आप देख पा रहे होंगे रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, H भी लिखा रहता है कई जगह पे। तो यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में ये खुद से डिकम्पोज हो जाता है, तो वाटर में प्लस आपका ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, और यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, जो ऑक्सीजन है एक जगह पे तो आपका -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है और एक जगह पे 0 जा रहा है, यानी कि इस ऑक्सीजन का रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती हैं हम लोग की डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती हैं, और ये रिएक्शन इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाती है और आपको याद भी रखनी है। और इसी वजह से ही H2O2 जो है सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है। इसी वजह से एक रीजन और एक क्वेश्चन भी बनता है कई बार कि इन H2O2 को हम लोग ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉटल्स में क्यों स्टोर नहीं करते हैं। ठीक है ना, अगर आप ट्रांसपेरेंट ग्लास बोटल्स में अगर इसको स्टोर करेंगे तो सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाएगा आपका वाटर एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, और परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन होता है ऑफ H2O2 इज ड्यू टू दिस ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यहाँ पे नेसेट ऑक्सीजन जो है आपका प्रोड्यूस होता है इसी की वजह से परमानेंट, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन कर देता है, और ये परमानेंट ब्लीचिंग का काम भी करता है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। दोनों केसेस में आप जानते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो भी होते हैं आपके इटसेल्फ क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, जबकि आपके रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होते हैं। तो यहाँ पे H2O2 जो है दोनों काम कर रहा है,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी कर रहा है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी कर रहा है। जब आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तब आपको क्या है, सिंपली जो मेटल्स हैं मेटल्स को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचा रहा है, खुद से क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो फिर ये क्या करेगा, वापस से उनको लो ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचा रहा है। बस सिंपल एक रिएक्शन और है आपका K2Cr2O7 के साथ में, तो ये रिएक्शन आपके दिमाग में रखना है, बहुत ज़्यादा खास नहीं है। H2O2 ऑन रिएक्शन विद आइस कोल्ड, आइस कोल्ड समझ रहे हो ना, एसिडिफाइड K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ अदर सॉरी ईथर, प्रेजेंस ऑफ फॉर्म ए डीप ब्लू सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या होता है, डीप ब्लू सॉल्यूशन फॉर्मेट होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CrO5। CrO5 क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड की वजह से यहाँ पे आपका डीप ब्लू कलर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है। और इस रिएक्शन को याद रखने का भी कोई बहुत ज़्यादा हार्डली मीनिंग नहीं है, लेकिन बस हाँ, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का जो आपको स्ट्रक्चर है वो ज़रूर, क्योंकि ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो आपका +6 है। ठीक है, ये ब्लू कलर का होता है, आपको याद रखना है। थैंक यू एवरीवन। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर इज़ टोटली क्लोज, और आप अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।